बहुत बहुत धन्यवाद प्रदेश अध्यक्ष जी, बड़े भाई प्रीतम सिंह जी, काजी नियामुद्दीन साहब, फिर साहब, केजवानी जी, अग्रवाल साहब। साथियों, आज आप सबको यहाँ पर आमंत्रित किया था। देश में बहुत सारे मुद्दे हैं इस पर नाना प्रकार की चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन एक ऐसा मुद्दा जो प्रत्येक नागरिक को प्रभावित करता है, जिस मुद्दे से आप भली भांति परिचित हैं, उसको मैं न सिर्फ रेखांकित करना चाहता हूँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 7 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक का 10 दिन का कार्यक्रम पूरे देश भर में दिया। आम व्यक्ति को जो पीड़ा और जो दुख सहन करना पड़ रहा है, उस व्यक्ति की आवाज़ बनकर हम सड़कों पर उतरेंगे और केंद्र की सरकार को बेनकाब करने का काम, ये जिम्मेदारी हम लोगों की है। दुख, परेशानी, पीड़ा प्रत्येक नागरिक को है, लेकिन प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते हमारा दायित्व है, हमारा धर्म है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम सड़कों पर सरकार की नींद खोलने का काम करें। इस सिलसिले को शुरू करें 8-9 दिन हुए। देश के तमाम सूबों में धरने किए, प्रदर्शन किए, पदयात्राएं करी, साइकिल पर मार्च करी, जलसे किए और इस बहरी गूंगी सरकार को उठाने का काम कांग्रेस के कार्यकर्ता आम व्यक्ति की आवाज़ बनकर करने का काम हम लोग कर रहे हैं। कुछ दिन पहले बुजुर्ग ने, ग्रामीण क्षेत्र का बुजुर्ग था, उससे चर्चा करी तो उन्होंने मुझे कहा कि देश में बहुत सारी दिक्कत है। कोरोना का सेकेंड वेव हम सब लोगों ने देखा और माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ भी कहें उत्तर प्रदेश की सरकार की कमियों को छुपाने के लिए, लेकिन हम सब जानते हैं जो लापरवाही, जो अनदेखी, जो मिसमैनेजमेंट कोरोना के सेकेंड वेव में हुआ, उससे हजारों लाखों परिवार के लोगों को अपना परिजन खोना पड़ा। अस्पतालों में ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, अस्पताल में बेड, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ। तब जबकि चेतावनी बहुत पहले से आ चुकी है, गलतियां छुपाने के लिए कोई भी भाषण दे दे, लेकिन जो व्यक्ति रोज अपने गाड़ी, स्कूटर, मोटरसाइकिल में पेट्रोल डीजल भरवाता है, वो व्यक्ति जानता है। और उस बुजुर्ग ने मुझे क्या कहा, उन्होंने कहा सचिन जी, बेरोजगारी हो गई है, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, लेकिन पेट्रोल डीजल देसी घी से महंगा हो गया। मध्यम वर्ग का व्यक्ति, घर को चलाने वाली हमारी बहन गृहिणी, उस पर क्या बीत रही है, क्या इस सोचने का समय केंद्र सरकार को है। और मैं तथ्यों के आधार पर स्थापित करना चाहता हूं कि जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, आज पहली बार 250 शहरों के अंदर लगभग हर राज्य में 100 के पार पहुंच गया है पेट्रोल डीजल का दाम। ये कल्पना से परे था। हम भी सरकार में रहे जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारी आकर बोलते थे कि हमें दाम बढ़ाना है, हम सब कैबिनेट में विरोध क्या करते थे, 25 पैसा नहीं बढ़ना चाहिए, 1 रुपया नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन आप आखिरी सुनिए, इस साल सिर्फ 6 महीने में 66 बार दाम बढ़े हैं, 66 बार। जो अर्थव्यवस्था का संचालन केंद्र सरकार कर रही है पिछले 6-7 सालों में, और ये आंकड़े मेरे नहीं, सरकारी आंकड़े, 23 करोड़ लोग इस देश के गरीबी रेखा से नीचे जा चुके हैं। 23 करोड़ लोग पिछले 7 साल में अग्रसर होने के बजाय, संपन्न होने के बजाय गरीबी रेखा से नीचे आ चुके हैं। कौन जिम्मेदार है? पूर्ण बहुमत आपके पास है, आपने सारे संस्थाओं पर कब्जा कर रखा है, दबाव की राजनीति आप कर रहे हैं, पूरी ताकत आपके पास है, लेकिन कब तक पिछली सरकारों को दोष देकर अपना पल्ला झाड़ते रहेंगे? ये सवाल देश पूछ रहा है, ये आम नागरिक पूछ रहा है, कांग्रेस पार्टी पूछ रही है। पिछले 7 सालों में केंद्र की सरकार ने पेट्रोल डीजल पर जो एक्साइज ड्यूटी लगा 25 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने जनता से वसूले पिछले 7 साल में। पेट्रोल पर जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है 250% बढ़ाई है, डीजल पर 800% बढ़ाई है। ये सब सरकारी आंकड़े, और सरकार ने बड़ी चतुराई से किया है। जब एक्साइज बढ़ती है तो उसका कुछ भाग आपको राज्य सरकारों से बांटना पड़ता है।
तो केंद्र सरकार ने क्या किया, एक्साइज बड़ी से बड़ी लेकिन सेस बढ़ा दिया। सेस पूरा केंद्र सरकार के पास आता है। लोग कहते हैं कि भाई जो एक्साइज ड्यूटी लगती है या जो हम टैक्स देते हैं उसका कुछ पोर्शन राज्य सरकार के पास जाता है, लेकिन सरकार ने, केंद्र सरकार ने चतुराई से, और समझने वाली बात है कि एक्साइज बड़ी से बड़ी क्योंकि उसका कुछ आंशिक हिस्सा राज्य सरकार को बांटते हैं, लेकिन सेस जो लगाया है, अब सेस पे सुनिए, भारत सरकार ने पेट्रोल पे जो सेस लगाया है प्रति लीटर जो सरकार लेती है केंद्र सरकार वो 33 रुपये है, और डीजल पे प्रति लीटर जो सेस सरकार ले रही है केंद्र की वो 32 रुपये है। ये सारा पैसा किसके पास जा रहा है, और केंद्र सरकार के पास अगर पैसा आता भी है तो हमने सुना था वित्त मंत्री महोदय ने बोला कोविड के बाद 20 लाख करोड़ का पैकेज हम देंगे। कोरोना वैक्सीन के लिए 30,000 करोड़ रुपए के उन्होंने अलग प्रावधान किया था। ना तो वैक्सीन आई, लोगों को दुख का सामना करना पड़ा, कठिनाई का सामना करना पड़ा, और जो हमारे लघु उद्योग हैं, छोटे इंडस्ट्रियल हैं, फैक्ट्रीज हैं, उनको किसी को पैसा नहीं मिला। बड़े बड़े देशों में अधिकांश सरकारों ने जनता की जेब में पैसा दिया ताकि वो आमदनी की अतिरिक्त कुछ खर्चा करें, ताकि डिमांड बढ़े, प्रोडक्शन बढ़े और अर्थव्यवस्था का जो चक्र वापस चालू हो सके। लेकिन इस सरकार ने सिर्फ पैसा लेने का काम किया है, खर्चा काम किया, ये समझ से परे। सबसे ज्यादा मार किस पर पड़ती है, जब डीजल पेट्रोल बढ़ता है तो सब चीजों की कीमत बढ़ जाती है। लेकिन एक तो केंद्र सरकार ने किसान विरोधी जो 3 कानून लेकर आए थे उससे लोगों की कमर तोड़ने का काम किया। आज महीनों निकल गए, मेरे ख्याल 7 महीने हो गए, किसान आज भी तड़प रहा है, सड़कों पर है, दुखी है। हर राज्य का किसान आंदोलित है। उस किसान की कमर तोड़ने के साथ साथ उसकी जेब पर टाका डाला गया है। इसका विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है और जवाब हम मांगते हैं। लेकिन आप सब जानते हो कि जवाब देने का कोई मतलब नहीं है। अब आंकड़े सुन लीजिए, जब यूपीए की सरकार थी तो आखिरी के 3 वर्ष 2011 से 2014 जो अंतर्राष्ट्रीय दाम है पेट्रोल डीजल का वो 108 रुपये डॉलर प्रति बैरल था। 108 डॉलर प्रति बैरल पिछले 3 साल में, 11 से 14। उस समय पेट्रोल था 71 रुपये और डीजल था 57 रुपये। आज क्रूड ऑयल की जो कीमत है 45 पहुंच गई थी और आज उससे बहुत कम है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम कम है, और साथियों सब जानते हो जब अर्थव्यवस्था मंदी पड़ती है तो डिमांड कम होती है। जब डिमांड कम है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम गिर रहा है तो क्या कारण है कि उसका जो फायदा है वो आप आम नागरिक तक नहीं पहुंचा रहे हो। एक जन कल्याणकारी सरकार होती तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरे हुए दामों का सीधा लाभ वो आम जनता को पहुंचाती है। बनस्पत आप उसके टैक्स बढ़ा रहे हो, सेस बढ़ा रहे हो, एक्साइज बढ़ा रहे हो और लगातार बढ़ा रहे हो। ऐसा नहीं है कि रुक गए हो। जैसे मैंने कहा पिछले 6 महीने में 66 बार ये दाम बढ़े। फिर केंद्र की सरकार बोलती है कि हम आत्मनिर्भर सरकार बनेंगे। वो नारा सुना आपने आत्मनिर्भरता का? आप खुद ही जान लीजिए, देश में जितनी खपत होती है पेट्रोल डीजल की उसमें से 25% हम लोग अपने देश से पैदा करते थे। यहाँ हम तेल के कुएं खोजकर उत्पादन करते थे और 2014 में 24% तेल पेट्रोल की जो खपत थी वो हमारे भारत के संसाधनों से पैदा करते थे। आज हम सिर्फ 18% अपनी पूरी खपत का भारत से निकाल रहे हैं, क्योंकि जो निवेश होता है खोजने का, तेल पेट्रोल की खजाने खोजने का, उस निवेश को कम कर दिया गया ताकि हम बाहरी देशों पर निर्भर रहें। एक तरफ सरकार बोलती है आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, दूसरी तरफ जो 25% हमारा खुद का उत्पादन था 14 में, आज वो 18% पर आ गया। ओएनजीसी सबसे बड़ी पीएसयू है, उसका जो फाइनेंस कॉस्ट थी 2014 में 36 लाख थी। आज ओएनजीसी की जो फाइनेंस कॉस्ट है 2,800 करोड़ है। सवाल यह है कि ओएनजीसी को मजबूर किया गया कि गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन जो गैस ब्लॉक है वहां के लिए 24,000 करोड़ रुपए का ऋण है। तो संस्थानों को, पीएसयू को, भारत सरकार के जो नवरत्न हैं उनको कमजोर करने का काम किया गया। और बार बार जब हम सरकार से सवाल पूछते हैं तो जवाब में हमको
हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, इन बातों से हमको जवाब मिलेगा। लेकिन आम व्यक्ति की जीवन को जो कठिन बनाने का काम सरकार कर रही है, उसका जवाब देने को तैयार नहीं है। आज भी केंद्र सरकार, मैं राजस्थान से आता हूँ, केंद्र सरकार को आज बकाया है राजस्थान को 7,140 करोड़ रुपये दे रही, GST को नहीं दी। पंजाब को 7,400 करोड़ रुपये देने को नहीं दिए। तो पक्षपात और भेदभाव की राजनीति केंद्र सरकार कर रही है। और साथ ही जैसे मैंने पहले कहा, पेट्रोल डीजल का जो बंटवारा होता था, जो केंद्र सरकार टैक्स लगाती थी, उसका जो बंटवारा था, पहले 2014 में केंद्र सरकार के पास 6.5 रुपये आता था और राज्य सरकारों को 3 रुपये था। 6.5 रुपये केंद्र सरकार, 3 रुपये राज्य सरकार। आज आंकड़ा सुन लीजिए, 32 रुपये केंद्र सरकार और 50 पैसे राज्य सरकार। तो जो पैसा हम और आप देते अपनी जेब से, उसका ऑलमोस्ट सारा पैसा केंद्र सरकार के पास जाता है। सवाल यह है कि आज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं और LPG जो गैस का कनेक्शन है, बहुत सुना मैंने, उज्ज्वला योजना में बहुत लोगों को फायदा हो गया। मुझे अच्छी तरह याद है जब मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री के साथियों, गैस के दाम बढ़ते थे 5-10 रुपये, तो यही लोग हमारे बीजेपी के साथी सिलेंडर खाली सर पे लेके पूरी सड़कों पे घूमते थे। आज वो भाजपा के नेता कहाँ हैं? जब गैस का सिलेंडर 900 रुपये का बिक रहा है, हमने सरकार छोड़ी थी तो 414 रुपये का सिलेंडर था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम कम है, केंद्र सरकार कमीशन, बॉटलिंग चार्ज, दुनिया भर के सेस लगाकर 900 से ऊपर, वो तो तब है जब आप उसको बाजार से लो। और आपको अगर किल्लत होती है तो कालाबाजारी होती है। कालाबाजारी और जमाखोरी करने के बाद ये कभी कभी 1000 के ऊपर पहुंच जाता है। तो आज लगभग पूरे राजस्थान, हिंदुस्तान के हर उत्तराखंड, हर राज्य में आमदनी लोगों की कम हुई है, छटनी हुई है, नौकरियां कम हुई हैं। जो लोग 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करते थे, साथियों पिछले 2 महीने में 2 करोड़ रोजगार कम हुए भारत के अंदर। उद्योग लग नहीं पा रहे, विदेशी जो निवेश था वापस जा रहा है, हर तरह से अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। और ऐसे कठिन समय में, कोरोना काल में, जब लोगों पर मल्लम लगाने की बात करनी चाहिए थी, लोगों को अतिरिक्त आर्थिक मदद करने की बात करनी चाहिए थी, केंद्र सरकार ने मन बना लिया कि अब शासन हमारे पास है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, हम मनमानी करेंगे। पार्लियामेंट में जवाब देते नहीं, RTI के जवाब मिलते नहीं, और जनता आज त्रस्त है। मैं नहीं समझता हूँ देश का कोई कोना होगा, और उत्तराखंड हमारा एक छोटा राज्य, बड़े अरमानों के साथ, बड़ी शहादत के बाद, कुर्बानियों के बाद ये राज्य बना। बहुत उम्मीद थी कि राज्य के लोगों को हमारा विकास होगा, लेकिन पिछले 7 साल में केंद्र सरकार ने और पिछले 4.5 साल में राज्य सरकार ने जो कहा कि डबल इंजन गाड़ी बनेगी, दोनों सरकारें एक पार्टी की होगी तो बहुत विकास होगा, हर क्षेत्र में उत्तराखंड की सरकार भी फेल हुई। और अगर भारतीय जनता पार्टी अपना अध्यक्ष बार बार बदले, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ये छोटे राज्यों में इस प्रकार बिना वजह अस्थिरता पैदा करने का काम जो किया जा रहा है, उसको जनता माफ नहीं करेगी। जनता ने सुशासन के लिए वोट दिया था, जनता ने उद्योग, नौकरी, रोजगार, किसानों की भलाई के लिए वोट दिया था। आज अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। इसलिए मैं बहुत विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि जब भी चुनाव डिक्लेयर होंगे उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश आदि में, तो बहुत मजबूती के साथ, जितनी हम लोग उम्मीद करते हैं उससे ज़्यादा बहुमत लेकर कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में सरकार बनाएगी। किसी को संदेह होना नहीं चाहिए। पार्टी एकजुट है, मजबूती से काम करेगी। लेकिन हमारा प्रथम दायित्व ये है, हम सत्ता में और विपक्ष में आम व्यक्ति की, नौजवान की, किसान की, हमारी गृहिणी की, बहन बेटी की, हर व्यक्ति की आवाज़ हमको उठानी है। हमारा धर्म है, कर्तव्य है, जिम्मेदारी। और आज क्योंकि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने, सोनिया गांधी जी ने हम सबको निर्देशित किया कि हमें सड़कों पर निकलकर जो आज लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं, उनकी तो सुनवाई नहीं होगी। और कोरोना काल में बजाय जनसेवा करने के लिए, पुण्य कमाने के लिए, लोगों की मदद करने की बजाय इस सरकार ने धावा बोल दिया है लोगों की जेबों के ऊपर। हम जब तक ये रोल बैक नहीं करेंगे, हमारी पार्टी और आम जनता देश विदेश की संघर्ष करते रहेंगे। और लोकतंत्र में अपनी बात होने का अधिकार हम लोगों को है। हम गांधीवादी तरीके से सब लोगों को साथ लेकर उस दिशा में काम करेंगे कि केंद्र की सरकार पर दबाव बनाएं। और कुछ राहत प्रदान करने के लिए हम कोई एहसान नहीं मांग रहे हैं। हम आंकड़ों के साथ कहना चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम कम है, खपत कम हो रही है। जनता चाहती है कि इस कठिन समय में
जब ऐसे लोगों के जेब में पैसा कम है, एक ऐसे समय में केंद्र सरकार को चाहिए कुछ दरियादिली दिखाएं, कुछ सहानुभूति दें। सिर्फ भाषणों से पेट नहीं भरने वाला है, सिर्फ चतुराई वाली बातें करके ज्ञापन देने से लोगों का पेट नहीं भरेगा। नौजवान रोजगार चाहता है, किसान चाहते हैं तीनों किसान के जो विरोधी बिल बने उनको वापस लिया जाए और आम व्यक्ति को राहत देने के लिए पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के जो गैस का सिलेंडर है उन सबके दाम कम करें। आज एक कोई ऐसी चीज नहीं है साथी, आप बाजार पे जाओ 500 रुपये लेके घी, दूध, तेल, चप्पल, जूता, चाय पत्ती, सब्जी, फल कुछ भी आप ले लीजिए, आसमान छूटा और कोई चिंता किसी को नहीं है। सिर्फ विवादित बातें कर लोगों को भ्रमित कर वोट बटोरने का काम केंद्र सरकार कर रही है और राज्य सरकार कर रही है। इसके विरोध में लगातार अध्यक्ष जी, अली साहब, सभी लोग नाना प्रकार के कार्यक्रम चला रहे हैं। मुझे भी आज आने का मौका मिला और देवभूमि उत्तराखंड में जब भी हम लोग आए हैं जनता ने संपूर्ण आशीर्वाद हम लोगों को दिया है। इसीलिए मैं अतिशोक्ति नहीं कर रहा हूँ, बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ, इस प्रदेश की जनता का मिजाज हम लोग जानते हैं। ये सब कांग्रेस को आशीर्वाद देने का इंतजार कर रहे हैं। जब चुनाव घोषित होंगे और मतदान होगा तो भारी बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और तब जाकर यहाँ के लोगों को राहत मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ और किसी का कोई सवाल हो सचिन पायलट जी विक्रम जिस जीवन दान देने की बात कर रहे हैं आप पहले बताइए नाम और कहाँ से। मेरा नाम अवध शर्मा जिस जीवन दान देने की पार्टी के लिए यहाँ पे आए हैं वहीं गहलोत सरकार को गिराने की पूरी कसर छोड़ दी, आपने पूरी ताकत छोड़ दी थी गिराने के लिए। तो आपके लोगों का, आपके प्रदेश के लोग कैसे विश्वास करें जिन्होंने सरकार गिराने के लिए पूरी ताकत छोड़ दी थी। राजनीति में बहुत आरोप लगाए जाते हैं, मैं समझता हूँ आरोपों का जवाब देकर उनको बल देने का कोई फायदा नहीं है। हम लोग कांग्रेस पार्टी के निर्मठ कर्मठ सच्चे सिपाही हैं और कांग्रेस पार्टी को और मजबूत कैसे कर सकते हैं, हर कदम हमारा उस दिशा में चलता है। हमारी सरकार जहाँ जहाँ बनी है, चाहे पंजाब हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, हमारी सरकार का दायित्व पूरा निभा रही है। और आपकी जानकारी में शायद नहीं होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार को उसके दांत खट्टे करने का काम अगर किसी ने किया तो मैंने किया, अध्यक्ष होते हुए प्रदेश कांग्रेस समिति का। और आज हमारी सरकार जो चल रही है उसमें पूरा सहयोग हम सब लोग दे रहे हैं। लेकिन हमारी पार्टी में ये विश्वास नेतृत्व के अंदर है कि अपनी बात हम रख सकते हैं और सही समय पर सही निर्णय लेने का काम हमारे नेतृत्व करता है। सचिन जी, कांग्रेस के जो विधायक है पब्लिक के बीच में मैसेज ये है कि वो बिकाऊ है, तो ऐसे में बिकाऊ को वोट क्यों देगी? कांग्रेस पार्टी इस देश में 130 साल से राजनीति कर रही है। देश की आज़ादी से पहले से लेकर आज तक व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी करना मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। लेकिन कांग्रेस वो विचारधारा है, ऐसा दल है जो हिंदुस्तान के हर राज्य में आज है, कहीं विपक्ष में कहीं सत्ता में है। लेकिन कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा को चुनौती देकर हरा सकती है। 7 साल का राज देखने के बाद आज जनता बदलाव चाहती है। कांग्रेस एकमात्र ऐसा विकल्प है और आज मैं कहता हूँ दावे से, पहाड़ हो, तराई हो, नॉर्थ ईस्ट हो, साउथ हो, हर घर गांव ब्लॉक झोपड़ी में आज कांग्रेस पार्टी का झंडा और कार्यकर्ता मिलेगा। जनता का मन कांग्रेस के पक्ष में है और इसका परिणाम आप देखिएगा जब चुनाव डिक्लेयर होगा उत्तराखंड। सचिन जी अगर देहरादून सचिन जी आज महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, हम भी समझते हैं, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर जनता को जोड़ क्यों नहीं पा रही? केरल में आप 2019 में 16 लोकसभा सीटें जीतते हैं, लेकिन आप 21 के चुनाव में वहाँ सरकार नहीं बना पाते। असम में भी यही हुआ, पश्चिम बंगाल में बिल्कुल गायब हुआ। फिर कनेक्ट क्यों नहीं हो रही पब्लिक कांग्रेस? लेकिन चुनाव में जहाँ तक आपने केरल की बात करी, ये बात सच है कि वहाँ यूडीए की सरकार नहीं बनी और एनडीए दोबारा वहाँ सरकार बनाने में कामयाब हुई। लेकिन अगर आप वोटों का अंतर देखेंगे बहुत ज़्यादा डिफरेंस वोटों का नहीं। ये बात सच है, स्वीकार करते हैं कि सरकार हमने बना, हमने अपनी ताकत लगाई, लेकिन कुछ कमी नहीं होगी। लेकिन हम इतना गुरूर घमंड नहीं करते कि जनता के जनादेश को हम झुकना दें या उसको स्वीकार करने से इनकार करें। जहाँ पर हम कमजोर हैं वहाँ ताकतवर बनने का काम करेंगे। लेकिन हमारा दायित्व, हमारी जिम्मेदारी, हमारा कर्तव्य ये है कि जनता के बीच में रहें, जनता के काम करें, उनकी आवाज़ को उठाएं। और महंगाई के मुद्दे पर मैं समझना वो राजनीति नहीं है, न सिर्फ कांग्रेस पार्टी, संपूर्ण विपक्ष चाहता है कि ये पेट्रोल डीजल के दाम कम हो। और मुझे लगता है कि अंततः इस सरकार की आप खुलेगी, हमारा दबाव कामयाब होगा और केंद्र सरकार इन नामों को। सचिन जी कांग्रेस के विरोध है, खासतौर पर ये हो रहा है कि युवा है
वो आगे नहीं आ पा रही, छटपटाहट है, आप उसका प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि युवाओं को जो आगे नहीं आ पा रहे हैं, जो आगे आने नहीं किया जा रहा है, या पार्टी नेतृत्व भी कहीं ना कहीं किसी युवा को में लगा हुआ है? ये बात सही है। 2014 में हमारी पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। 19 में भी हम लोग उम्मीद से कम सीट जीते थे, लेकिन मैं समझता हूँ ये कहना अतिशयोक्ति होगा, क्योंकि देश भर में, जैसा मैंने शुरू में कहा, हर राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी का संगठन मौजूद है। ये बात भी सही है कि हमें जहाँ हम राज्य में कमजोर है वहाँ हमें और ताकत लानी होगी, और इस काम को तभी हम कर सकते हैं जब एक संतुलन नेतृत्व हमारे अंदर जो है हम और कामयाब उसको करें। उसमें अनुभवी लोग भी हैं, नौजवान भी हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने देख लिया 14 के बाद। लोगों को लगा कि न जाने ऐसे जो वादे हमसे किए जा रहे हैं, मोदी जी जब पीएम कैंडिडेट बने थे तो बहुत सी बातें करेंगे। आज 7 साल के बाद एक ऐसा क्षेत्र बता दीजिए, अर्थव्यवस्था का, नौकरी का, किसानी का, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर्स पर, स्वास्थ्य का, चिकित्सा का, हर क्षेत्र में हम लोग पिछड़ते चले जा रहे हैं। फिर भी हम नारे देते हैं, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर इंडिया, स्वस्थ इंडिया, स्वच्छ भारत, लेकिन उन नारों का निकला क्या? मैं नहीं कहता हूँ कि हमारी पार्टी की सरकार ने तो लोगों को हमसे शिकायत दी थी, लेकिन इस प्रकार का जो हालात आप देख रहे हैं, चीन क्या कर रहा है बॉर्डरों के ऊपर, लगातार इस देश में एक इस तरह की राजनीति की जा रही है जो कहीं ना कहीं द्वेष और घृणा को पैदा करती है। हम लोग, हमारी पार्टी और मैं, हम सब चाहते हैं कि देश में जो हमारा इतिहास, संस्कार हजारों साल पुराना रहा, वो प्रेम, प्यार, भाईचारा बना रहे। देखिए, देश एकजुटता है, प्यार मोहब्बत है, तो दल भी रहेंगे, सरकारें बनती हैं, लेकिन अगर आपस में खिंचाव हो जाए, एक दूसरे में दुश्मनी पैदा हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। इसको रोकने के लिए जरूरी है कि देश के लोग समझ गए हैं, नौजवान समझ गए हैं, परिवर्तन होगा, उत्तराखंड में भी होगा, देश में भी। क्या ये मान के चले कि सचिन पायलट जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव लड़ेगा, चुनौती देगा? सचिन जी, एक उत्तराखंड में बीजेपी चुनावी मोड़ में आ गई है, लेकिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कांवड़ यात्रा विचार कर रहे हैं, विचार करें ऐसा ना हो कि तीसरी लहर बहुत तेजी से फैल जाए। योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिन में। देखिए, उत्तर प्रदेश का जो परफॉर्मेंस रहा कोविड को टैकल करने में, वो सबके सामने, प्रधानमंत्री जी खुद भी बोले भाषण में, लेकिन सब जानते हैं जो और मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट जब कोई बात बोलते हैं तो माने सर्वोच्च न्यायालय की बात को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, और हर चीज में राजनीति देखनी चाहिए, जनता की जान और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। बोलिए बोलिए। मेरा सवाल ये है कि आपने बहुत अच्छे से कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में चुनाव लड़ाया, आपका बहुत व्यापक अनुभव है संगठन को लेके। उत्तराखंड के चुनाव होने वाले हैं, आप भी कह रहे हैं आप मुख्यमंत्री का चेहरा सिर्फ बदलना चाहिए पार्टी को, या नहीं? हरीश जी कह रहे हैं कि वो सिर्फ देखिए, स्थापित परंपरा है, हमेशा से रही है, इसमें कोई नई बात नहीं है, और पहली बार किसी राज्य में चुनाव नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी की हमेशा से ये स्पष्ट राय रही है कि हम लोग सामूहिक नेतृत्व चुनाव लड़ते हैं, और विधायक दल के जब सदस्य चुनकर जाते हैं बहुमत आने के उपरांत, उनमें से चुनाव होकर के नेता बनता है, वो निर्णय AICC और कांग्रेस प्रेजेंट करती है। ये परंपरा मोटी मोटी लगभग हर राज्य में रही है, और मुझे लगता है कि हम लोग भी सब यूनाइटेडली एक दूसरे का सहयोग लेकर चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव जीतने के बाद जिसको पायलट जी एक सवाल, महीनों बाद अध्यक्ष घोषणा दे नहीं पा रहे, अध्यक्ष पद घोषणा नहीं कर पाए, महीनों बाद भी तो उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष नेता AICC पहले ही दे चुकी है कि बहुत जल्द कांग्रेस कमेटी मिलेगी, और जो संगठन के चुनाव का मुद्दा है उसमें सही निर्णय लिया जाएगा, और इसमें बड़ा स्पष्ट रूप से मेरे ख्याल DC वेणुगोपाल जी ने कहा है कि मॉनसून सत्र के बाद मेरे ख्याल बुलाएंगे वर्किंग कमेटी को, और ये कांग्रेस पार्टी के अंदर चर्चा होती रहती है, और हर एक सार्थक
जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी के अंदर चर्चा होती रहनी चाहिए, लेकिन हमारा आज दायित्व पहला ये है कि आम जन के प्रति हमारा जो कमिटमेंट है उसमें हम खरा उतरे और कांग्रेस की संगठन में जो भी बदलाव लाने हैं उसको वर्किंग कमेटी और ऐसे लाए। एक सवाल, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, पंजाब हो, उत्तराखंड हो, दो बड़े नेता जहां पर सामने आते हैं कांग्रेस के बाद, कहीं ना कहीं कांग्रेस का अंदरूनी फाइट शुरू हो जाती है। इसका नुकसान आपको सभी राज्यों में अभी तक दिखा भी है, हुआ भी है। इसके लेके आप क्या सोचते हो? सवाल है मेरा सवाल ये है कि राजस्थान हो, आप हो चाहे वहाँ पर आप सीएम हो, या फिर मध्य प्रदेश हो कमलनाथ हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, यहाँ प्रीतम सिंह हो, हरीश रावत हो, पंजाब में सिद्धू हो और अमरिंदर सिंह हो, दो नेताओं की फाइट कांग्रेस को नुकसान करती है। ये सवाल को आप इस तरह से समझिए कि किसी भी राज्य चुनाव के में मौके पर आप जा रहे हैं, 2022 का चुनाव यहाँ नजदीक है, ऐसे मौके पर पार्टी संगठन और तमाम तरह कैसे देखते हैं आप इसको? प्रीतम सिंह जी लंबे समय से और इनके नेतृत्व में पार्टी काम कर रही है। जो भी निर्णय पार्टी को लेते होते संसद लेते रहते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं होती। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि किसी भी राज्य में, किसी भी संगठन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होती है तो उससे कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार होता है। विरोध इस बात की है कि उस ऊर्जा का दिशा है वो सकारात्मक होनी चाहिए, और जब तक पॉलिटिक्स में कंपटीशन या एक जज्बा नहीं होता है तब तक कार्यकर्ता भी कीड़े पड़ जाते हैं। आज राजस्थान और उत्तराखंड में हर जगह कांग्रेस के कार्यकर्ता में ऊर्जा है और लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन अंततः हमारा उद्देश्य यही है कि अच्छा प्रशासन ही हमारी सरकार है, वहाँ पर ताकत विपक्ष रहे जहाँ विपक्ष रहे। मैं नहीं समझता उसमें बहुत ज़्यादा कोई नुकसान वाली बात नहीं। सचिन जी सरकार को 10 में से कितने मार्क्स देते हैं, और जो भी राजस्थान से आते हैं राजस्थान सरकार को 10 में से कितने मार्क्स देने का काम जनता करती है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी के अंदर 2013 के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 200 में से राजस्थान में 163 सीट जनता ने 163, कांग्रेस को दी थी 21। लेकिन कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स की बदौलत, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की मेहनत की बदौलत हम लोग 21 से 100 पार कर गए। और उत्तराखंड में भी हम लोग पराजित होने के बावजूद लगातार 4 साल तक काम कर रहे हैं। संगठित सरकार बनती है, संगठन मजबूत हो और संगठन में चाहे राजस्थान हो चाहे उत्तराखंड हो, संगठन को कांग्रेस में 10 सचिन जी